Good morning, student. This is Sahit sir with your economics classes. How are you, students? Beta, last time we have finished our ninth chapter. Today we have start our new chapter, and the chapter name is Government Budget and the Economy. Government budget. First of all, concept of the government budget. So February 1st is now well known that in India, when the financial minister represent the annual budget of the government for the approval by the parliament, the budget unfolds. यानी 1 फरवरी को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, जब जो इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो वार्षिक बजट को प्रेजेंट करता है और उसका अप्रूवल लेता है पार्लियामेंट से। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या अप्रूवल लेना होता है, क्या उसको करना होता है। एक्चुअली द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट ईयर, यानी ओवर द पास्ट 1 ईयर, यानी आप गवर्नमेंट ने पिछला जो साल गया है उसके अंदर जो बजट था उसमें क्या परफॉर्मेंस रही इकोनॉमी की, एंड द सेकंड द फाइनेंशियल प्रोग्राम, और उसमें क्या होता है, दूसरा फाइनेंशियल प्रोग्राम होते हैं, द पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की जो आने वाली साल के लिए होती है। तो कहने का मतलब बजट के अंदर गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है फरवरी के महीने में जो अप्रूवल लेती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा उसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है वो, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपने लास्ट 1 ईयर यानी पिछले साल क्या परफॉर्मेंस थी आपकी, जो बजट आपने पेश किया था उसमें क्या अचीवमेंट हुआ, क्या ग्रोथ हुई, और अब आने वाली साल के लिए आपका क्या प्रोग्राम है, आपने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च होना है, कितना पैसा कहाँ से आना है। एक्चुअल में बजट में होता है क्या, बजट में यही होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन रिसिप्ट होती हैं और एक्सपेक्टेशन एक्सपेंडिचर होती हैं, कितना रिसिप्ट होंगी हमें आने वाले साल के लिए। हमें जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन इसलिए जोड़ा क्योंकि कंफर्म नहीं होता है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इतना आएगा, तो अननेचुरल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और उसमें हमें कितना खर्च करना है, यही बजट होता है गवर्नमेंट का, और इसके अंदर यही पॉलिसीज होती है कि पास्ट 1 ईयर में आपने क्या किया था, आने वाले साल के लिए आपकी क्या क्या पॉलिसीज है। तो एज रिगार्डेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, it is more like a description of what happened during the past year, focus on placed largely on the other part of budgeted description program and policies of the government for the next year में वो क्या क्या करने वाली। तो ये हमारा बजट होता है, और बजट के अंदर हमारे पिछले साल हमने क्या क्या परफॉर्मेंस किया, आने वाले समय में क्या होना है। तो इसके अंदर जो बजट होता है हमारा, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है रेवेन्यू एस्पेक्ट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। अब रेवेन्यू एस्पेक्ट में हम क्या समझ, बजट पॉलिसी रिव्यू एक्सपेक्टेड रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो हमारा रेवेन्यू एस्पेक्ट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट उम्मीद करती है कि वो कहाँ कहाँ से उसको रिसिप्ट प्राप्त होंगी। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एस्पेक्ट, उसके अंदर गवर्नमेंट उस साल क्या क्या खर्च करेगी। तो ये प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट बजट को, गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, जो आने वाला साल है उसके लिए। डेट रिव्यूल्स बजटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अचीव द टाउन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी वो ऐसा प्रोग्राम पॉलिसीज बनाती है कि इकोनॉमी के अंतर्गत स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ हो। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, और उसके अंदर जो हमारी ग्रोथ है वो एक कंटिन्यू ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी इकोनॉमी के अंदर बनी रहे। ये हमारा गवर्नमेंट का बजट होता है। तो सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसके अंदर आने वाले साल के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, कितना एक्सपेंडिचर हम करेंगे, कितनी रिसिप्ट हमें प्राप्त होंगी, उसकी पूरा स्टेटमेंट होता है, और हमने पिछले साल क्या परफॉर्मेंस की है उसको लेखा जोखा होता है। इस पर कम ध्यान दिया जाता है, जो हमारा लास्ट ईयर में क्या किया इस पर थोड़ी डिस्कशंस होती है। जो मेन फोकस होता है बजट के अंदर वो आने वाले साल के लिए होता है, जो हमारा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर होती है।
दैट्स क्लियर। अब बात आती है दूसरा टॉपिक, जब हम इसमें छेड़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मकसद क्या होता है, इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है फॉलोइंग आज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज हुई, जब बजट हुआ, और जिनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट का जो मेन सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो हमारा होता है जीडीपी ग्रोथ, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना। अगर जीडीपी हमारी बढ़ती है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है ऑब्जेक्ट का। इट अचीव इन 2 ways बाय मेकिंग पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे और भी हो सकते हैं इसके। तो हमारा पहला जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जीडीपी ग्रोथ। दूसरा होता है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलॉट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस विच कंट्रीब्यूट देयर इन द जीडीपी, जो अपना योगदान देते हैं जीडीपी के अंदर। तो उन साधन जो होते हैं हमारे, उनको एक तरह से एलोकेशन करना है, उसको सही ढंग से वितरित करना है, कि ऐसा ना हो कि हमें जो है जीडीपी ग्रोथ भी चाहिए और सोशल वेलफेयर भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर उनको हम लग्जरी गुड्स में मार्केट डिमांड के अनुसार लगा दें तो प्रॉफिट वाले में ज़्यादा लग जाएंगे, जो सोशल वेलफेयर है वो एक साइड हो जाएगा। बट जस्ट लाइक द इंडियन इकोनॉमी, तो हमें चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ के साथ सोशल वेलफेयर भी हो, तो उसके लिए इसलिए साधनों का एलोकेशंस बजट के अंदर किया जाता है। तीसरा हमारा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। यानी मार्केट जो इकोनॉमी अगर हम छोड़ दें, मार्केट के ऊपर इकोनॉमी को छोड़ दें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको प्रोडक्शन नहीं होता है। क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, अगर मार्केट की मांग के अनुसार हम प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो गरीब आदमी के लिए, जो निचला तबका होता है, जो डेली यूजेस की चीज़ें, उनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो कम होगा, वो बहुत हाई रेट पे हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोविज़न रखती है पब्लिक गुड्स के लिए जो गरीब लोग होते हैं उनको आसानी से अवेलेबल हो जाए। चौथा होता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट का ये भी मकसद होता है कि जो हमारी इनकम है, जो जीडीपी ग्रोथ होने से जो राष्ट्रीय आय बढ़ी है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉपर्टी को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा ना हो कि कहीं इस प्रॉपर्टी में कुछ % लोगों के हाथ में चला जाए और बहुत सारा जो पब्लिक का एक तबका होता है वो नीचे रह जाए, उनको वो उन चीज़ों से वंचित हो जाए। तो गवर्नमेंट का ये मकसद भी होता है कि जो इनकम है, जो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के लिए, यानी जो रिच पर्सन होते हैं उन पर टैक्स इम्पोज करके, जो गरीब लोग होते हैं उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करके उनके जीवन को ऊपर करना। तो ये मकसद होता है बजट के अंदर। तो इसको हम कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिर हमारा है अगला बैलेंस ऑफ रीजनल ग्रोथ। बैलेंस ऑफ रीजनल ग्रोथ का मतलब होता है बेटा कि गवर्नमेंट को अपने बजट के अंदर सारे स्टेट जो होते हैं किसी भी देश के अंदर, उनको साथ लेकर चलना होता है। तो नेचुरली कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत वेल्थी लोग होते हैं, बहुत डेवलप हो जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जो अभी भी लैग बिहाइंड रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन क्षेत्रों में जाकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, वहाँ के जो निजी व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनको अप्रिशिएट करे, उनको सब्सिडी वगैरह देकर, टैक्स में रिडक्शन करके। तो ये एक मकसद होता है बजट के अंदर। चौथा जो ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। फिर नेक्स्ट होता है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, जहाँ पर जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे थे। तो एक मकसद ये भी होता है बजट के अंदर कि हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, यानी नए नए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा के, डिमांड बढ़ा के, तो वो डिमांड क्रिएट होगी तो नए नए इन्वेस्टर और मार्केट में आएंगे, नए नए प्रोडक्शन होंगे, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। फिर अगला मकसद होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप कई बार आप ग्रोथ करते हैं, जीडीपी हमारी बढ़ रही होती है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी एक उनमें से एक है कि गवर्नमेंट बजट और जो पॉलिसीज़ होती हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ तो करें, पर उस ग्रोथ के साथ इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी भी बनी रहे, यानी स्थिरता बनी रहे, ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो ये गवर्नमेंट का बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ब्रीफली द गवर्नमेंट ट्राई टू मैनेज
its revenue and expenditure such a way that the GDP is growth with stability, यानी जीडीपी ग्रोथ हो लेकिन स्थिरता के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। तो ये बेटा हमारा दूसरा इसका वो था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब बात आती है नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। बजट का स्ट्रक्चर क्या है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, आपने बजट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या चीज़ें होती है बजट, क्यों प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, क्या उसके अंदर शामिल करते हैं, क्या क्या रिसिप्ट होती हैं, कौन कौन सी एक्सपेंडिचर होती हैं हमारे। तो पहले मैंने आपको बजट की डेफिनेशन बताई थी, बजट कब प्रेजेंट होता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या मकसद होता है बजट बनाने का, किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, यानी कंपोनेंट ऑफ द बजट। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट रेफर टू ए कंपोनेंट ऑफ बजट, टू ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। दो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बजट रिसिप्ट और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। ये तो बड़े स्तर पर हो गई, लेकिन जब हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे, यानी बजट रिसिप्ट, रिसिप्ट में हमारी कौन कौन सी होती है, एक्सपेंडिचर में क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो पहले दो होती हैं बजट के जो कंपोनेंट्स हैं, मुख्य दो कंपोनेंट्स हैं, वो है बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट क्या है? बजट रिसिप्ट रेफर टू एस्टिमेशन मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, यानी गवर्नमेंट को सभी साधनों से प्राप्त इनकम, जो जहां जहां से भी गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है, वो बजट रिसिप्ट होती है। ठीक है, मोटे तौर पर। अब बात आती है बजट रिसिप्ट को भी हम क्लासिफाई करते हैं। जो रिसिप्ट होती है, जो प्राप्तियां होती है हमारी, वो भी दो तरह की होती हैं। पहली है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। मैं पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है बेटा, इसलिए इनका डेफिनेशन, इसका जो अंतर है वो जरूरी है समझना। तो पहला है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की जो दो कैरेक्टर को शो करती हैं। पहला कैरेक्टर है, पहली बात है, द रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को ऐसी प्राप्तियां जिनको प्राप्त करने के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर कोई दायित्व नहीं बनना, यानी आप प्राप्त तो कर रहे हैं, देंगे नहीं, पहली बात। दूसरा है दोज रिसिप्ट डू नॉट काउज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप अंदाजा लगाइए, जब आप कहीं से इनकम प्राप्त करते हैं, रिसिप्ट ले रहे हैं, तो वो या तो आप उधार ले रहे हैं जब आपकी इनकम आएगी, आप अपनी, या फिर अपनी चीज को बेचे हुए तब आपको इनकम प्राप्त होगी। लेकिन ऐसी रिसिप्ट ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा है और ना ही गवर्नमेंट की जो परिसंपत्तियां उसमें कमी आएगी, ऐसी रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है बजटरी रिसिप्ट। हाँ, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। दूसरा हमारा था कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जिनके अंदर, जिनको प्राप्त करने पर या तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ती है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर दायित्व बढ़ता है, या उसको प्राप्त करने पर गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें रिडक्शन होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी प्राप्तियां, यानी मैं अगर इनकम प्राप्त कर रहा हूं, किसी से मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूं, तो 1 लाख रुपए लेने से मेरे ऊपर कर्जा बढ़ेगा। अगर मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, वो तो है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। अगर उसको लेने से, देखिए मोटे तौर पे बता देता हूं, मैं 1 लाख रुपए किसी से उधार, 1 लाख रुपए की मुझे प्राप्ति हुई है, वो दो तरह से होगी। या तो मैंने किसी से उधार लिया, ठीक है, या मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के लिए, मोटरसाइकिल बेची, या मैंने मकान बेचा, या जमीन बेची 1 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए। अगर ये दोनों चीज मेरे ऊपर ना हो, यानी मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, ना तो मेरे ऊपर कर्जा बढ़े और ना ही मेरी प्रॉपर्टी में कोई कमी आए, तो इस तरह की रिसिप्ट को कहलाता ही है रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे टैक्स हो गया, टैक्स को प्राप्त करने पर गवर्नमेंट का कंपलसरी होता है, टैक्स जो होता है, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। टैक्स गवर्नमेंट लेती है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई दायित्व नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट आपने हमसे टैक्स लिया है, आप हमें इतना रिटर्न करते हैं, हमारा कोई दायित्व नहीं बनता। फी होती है, रजिस्ट्रेशन फी होती है, कोऑपरेटिव टैक्स होता है, बहुत सारी एस्टेट होती है, फाइनेंशियल फी, ये सब चीज़ें। और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट होती है जिनको प्राप्त करने पर या तो हमारे ऊपर दायित्व बढ़ता है, या हमारी जो हमारी वेल्थ है, जो हमारी प्रॉपर्टी, उसमें कमी आएगी। इस तरह की प्राप्ति को हम बजट कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो दैट्स क्लियर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मैं आपको एक डायग्राम भेज दूंगा, PDF बुक में भी है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी,
गिफ्ट, कस्टमर ड्यूटी, एक्सेस ड्यूटी, जीएसटी, फी, एस्टेट, फाइन। अब ये सब चीज़ें हैं। एस्टेट इसमें एक अलग थोड़ा सा टॉपिक हो जाता है। एस्टेट क्या होता है एक्चुअल में, चलिए पहले मुझे उसका टॉपिक आएगा, मैं डिस्कशन करूंगा। मैं भी रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहा था। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स होते हैं। टैक्स बेटा, टैक्स जो होता है, टाइप ऑफ टैक्स देयर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। एक तो होता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, पहला पॉइंट प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव में। दूसरा है वैल्यू एडिड या स्पेसिफिक टैक्स। तीसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है, पहले टैक्स का ही मतलब होना चाहिए। टैक्स है क्या चीज एक्चुअल में? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म और इंस्टीट्यूशनल्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसी कंपल्सरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को देनी होती है, घरेलू क्षेत्र या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कुछ भी। अब इसमें टैक्स जो हमारा है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स, a tax is said to be progressive when that the tax is increase with increasing income। इनकम बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स होता है उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इस तरह का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे लोग, गरीब लोग होते हैं, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। भारत के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है, यानी आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। 5 से 7 लाख है तो फिर आपके ऊपर 5% टैक्स बढ़ गया। फिर उससे 10 से 15 के बीच में इनकम बढ़ गई तो आपके 10% हो गया, 15%। ऐसे इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ आपका टैक्स भी इंक्रीज होता है। दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स। ये टैक्स क्या होता है? ये रिग्रेसिव टैक्स जो टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन इट काउज ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर पीपल। गरीब लोगों के ऊपर जिसका बर्डन ज़्यादा पड़ता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 10% टैक्स। अब किसी की इनकम 1 लाख है, 10% टैक्स 10,000 रुपये देने के बाद उसके पास 90,000 रुपये बच गए। और एक आदमी की 5,000 इनकम है, उस पर भी 10% टैक्स है, उसको 500 रुपये देने के बाद उसके 4,000 4,500, उस पर तो बहुत। अब क्या करेगा वो? अपनी जो इजीएटली रिक्वायरमेंट है उसमें रिडक्शन करेगा। तो इस तरह का टैक्स यहाँ नहीं होता है इंडिया के अंदर, वो है भी नहीं और लगना भी नहीं चाहिए। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में वो लगना चाहिए। दूसरा हमारा वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है कि ये किसी भी जो कमोडिटीज होती है उसके प्रोडक्शन के प्रत्येक स्तर पर उसमें ऐड होता है। जैसा अभी कच्चा माल था उस पर टैक्स कम है, फिर उसमें तैयार माल करके दूसरी चीज बना दी, उस पर फिर वहां टैक्स लग गया, उसको वैल्यू, यानी आपकी कीमत बढ़ने के साथ साथ आपका टैक्स लगता है, इंक्रीज होता है, वो होता है वैल्यू एडिड टैक्स। फिर होता है स्पेसिफिक टैक्स। ये स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? किसी भी कमोडिटी उसकी यूनिट साइज और वेट के अनुसार जो टैक्स लगता है उसको स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। फिर आता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स बेटा आप सबको पता है, डायरेक्ट टैक्स इज वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इन बोर्न बाय द पर्सन whom इट इज इम्पोज। हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस आदमी के ऊपर वो लग गया उसी आदमी को उसको पेमेंट करनी होगी, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अगर मेरी इनकम पे वो टैक्स लग रहा है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, ना कि किसी और के ऊपर मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूं या उसको शिफ्ट कर सकता हूं, यानी शिफ्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन हुज इनिशियली बर्डन इंपैक्ट ऑन वन पर्सन बट ही सक्सीड इन शिफ्टिंग टू द अदर पर्सन। मेरे ऊपर लगा है, मैं उस टैक्स को दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। जैसे मैंने एक किताब बनाई, मेरी फैक्ट्री किताबों की, इसके ऊपर गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दे दिया। अब मैंने क्या करा, इसकी प्राइस में 50% टैक्स और इंक्रीज कर दिया। अब जो इस किताब को लेगा वो उस कीमत, बढ़ी हुई कीमत को देगा, तो फाइनल बर्डन उसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर। तो ये होता है। अब इसमें डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में, वो आप देख लेना। फिर जो मैंने आपको बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट हो गई, फिर नॉन रिसिप्ट होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट होती हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट वो होती हैं जिनका टैक्स नहीं होता। वो किस तरह की होती हैं? जैसे फी है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए हम कुछ फीस देते हैं वो, ठीक है। दूसरा फाइन, गवर्नमेंट जैसे आप बगैर मास्क के आप चले गए बाजार में, पुलिस वालों ने पकड़ ले, 500 रुपये की रिसिप्ट फाइन लगा दे आपके ऊपर, उस तरह का। तीसरा एस्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टेट क्या होता है? एस्टेट रेफर टू डेट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफ द स्टेट विच अराइज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट ए लीगल हेयर। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऐसे लोग छोड़ जाते हैं जिनका कानूनी जो उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसको गवर्नमेंट हैंड ओवर कर लेती है, उसको एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। फिर स्पेशल असेसमेंट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक, सरकार को सेवाएं देती है, उनके बदले में नाम मात्र की फीस लेती है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G, ग्रांट, डोनेशन कोई लोग अपने मन से दे दे, उसको हम बोलते हैं।
फिर कैपिटल रिसिप्ट होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको बताई, यानी ऐसी रिसिप्ट जिनको पैदा होने पर गवर्नमेंट के ऊपर या तो लाइबिलिटी बढ़ती है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कमी आती है जिनको प्राप्त करने पर। ये कौन सी होती है? जैसे रिकवरी ऑफ लोन, लोन को हम रिकवर करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ता है, हम किसी से उधार लेते हैं, उधार जो है दूसरे से लेना कैपिटल रिसिप्ट है, अदर रिसिप्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिसिप्ट में आती हैं। इनका डिफरेंटेशन रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट बुक में भी आप देख लेना, दे रखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर। तो बेटा बजट एक्सपेंडिचर में भी सेम चीज़ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो कल हमारा ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।